हेलो स्टूडेंट्स। गद्य खंड के पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा और इसी पाठ का दूसरा भाग मेरी कल्पना का आदर्श समाज को पढ़ने और समझने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर जी के क्या तर्क हैं। तो लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। हमारे समाज में माना जाता था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है, लेकिन लेखक का मानना था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्धारित नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक बंधन है। यह व्यक्ति को एक बंधन में बांध देती है। यदि हम जाति प्रथा के आधार पर किए गए श्रम विभाजन के बारे में बात करें या उस पर देखें, तो हमें पता चलेगा कि व्यक्ति स्वतः ही इस बंधन में बंध जाता है कि उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके पिता या उसके पूर्वज क्या करते हैं, उसे वही करना है, जो कि उचित नहीं है। व्यक्ति अपने आधार पर कुछ नहीं कर पाता। वह यदि किसी कार्य में रुचि नहीं रखता, उसकी योग्यता नहीं रखता, तब भी वह उस कार्य को करने के लिए बाध्य है कि उसे वही कार्य करना है जो कि उसके पूर्वज या उसके पिता करते आए हैं, जो कि उचित नहीं है। इसके अनेकों दुष्परिणाम भी सामने आए, जैसे कि बेरोजगारी, भुखमरी और उन सारे दुष्परिणामों को देखते हुए ही लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने यह निश्चय किया कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है, यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला प्रश्न आता है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? लेखक कहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में जो जाति प्रथा थी या जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन था, वह बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बना। और वह इस तरह से बना कि जब हमारे समाज में श्रम विभाजन हुआ तो वह जाति प्रथा के आधार पर हुआ, और उसके आधार पर श्रम विभाजन होने से व्यक्ति जन्म से पहले ही इस बंधन में बंध जाता था कि उसे बड़ा होकर या भविष्य में करना क्या है। और करना क्या है? करना वह है जो उसके पिता या पूर्वजों ने किया है। अभी तक जिस कार्य को वह करते आए हैं उसी को उसे करना है। अब कभी तो ऐसा होता था कि आने वाला जो बच्चा है या युवा है वह उस कार्य को कर लेता था अच्छे से, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उसके अंदर या तो उस कार्य को करने की योग्यता या क्षमता नहीं होती थी, या फिर वह उसमें रुचि नहीं रखता था। अब दोनों ही परिस्थितियां, या चाहे वह योग्य ना हो या उसकी उसमें रुचि ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम बहुत अच्छे या लाभकारी नहीं हो सकते। व्यक्ति की जब किसी कार्य में रुचि होगी तो वह कुछ नया सोचेगा और करेगा, और यदि वह उस कार्य में योग्य होगा तो उसे बहुत अधिक कुशलता पूर्वक वह कर पाएगा। लेकिन यदि ना ही तो वह उस कार्य के योग्य है और ना ही उसमें रुचि रखता है, तो उस स्थिति में वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा या बिल्कुल भी बेकार तरीके से या टालू तरीके से करेगा। और जब नहीं करेगा, दूसरा कार्य वह कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके पास स्वतंत्रता नहीं है। जिस कार्य को वह कर सकता है उसमें उसकी योग्यता और रुचि नहीं है, तो व्यक्ति वह कार्य करना बंद कर देगा और वह बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार यदि हो जाएगा तो वह और उसका परिवार भूखे ही मरेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन हुआ है, वह हमारे देश में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बना। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए कि हमारे देश के योग्य युवा बेरोजगार हो गए और उनके परिवार उनके योग्य होते हुए भी, कार्य करने की क्षमता रखते हुए भी भूखे मरने लगे। तो ये दुष्परिणाम ही है जो कि नहीं होने चाहिए।
यदि उन व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता होती कि वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सकें, चुन सकें कि उन्हें क्या करना है, तो ना ही तो बेरोजगारी होती और ना ही देश में भुखमरी की स्थिति आती। अगला प्रश्न आता है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता कहते हैं पराधीनता, गुलामी। लेखक कहते हैं कि कानून के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करना या उनको बिना जाने समझे उनको मान लेना ही दास्ता नहीं है, बल्कि दास्ता वह स्थिति भी है जब हमारे समाज के ही कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए नियम अन्य लोगों को बिना किसी तर्क के मानने होते हैं। वह स्थिति भी दास्ता या गुलामी ही कहलाती है। जब समाज के कुछ लोग नियम बनाते हैं और अन्य लोग बिना किसी तर्क के या बिना किसी भी सही और गलत का भेद किए उन बातों को मानने के लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं, तो वह स्थिति भी दास्ता ही कहलाती है। अर्थात दास्ता सिर्फ कानूनी पराधीनता ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज के कुछ लोगों के द्वारा सारे लोगों को मानने के लिए बनाए गए नियम भी हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर जी समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह करते हैं। उसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? कहते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता होती है, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। इसके बाद भी यदि इसका आग्रह किया जाता है कि समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत बना दिया जाए, तो उसके पीछे वह तर्क देते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे तभी हम उनकी योग्यता में यह अंतर कर पाएंगे या यह जान पाएंगे कि कौन अधिक योग्य है और कौन कम योग्य है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सभी को एक समान अवसर मिले तभी हम यह निर्धारित करेंगे कि कौन अधिक योग्य है और कौन कम योग्य है। समाज को सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उन्नति के लिए समान अवसर देने चाहिए और इसके लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी वंश में जन्म लेना व्यक्ति के अपने वश में नहीं है। कौन व्यक्ति ऊंचे वंश में जन्म ले रहा है, कौन नीचे में जन्म ले रहा है, यह उसके अपने ऊपर निर्धारित या उसके अपने वश में नहीं है, यह तो विधाता का कार्य है। लेकिन यदि इस को आधार मानकर हम समाज में श्रम विभाजन कर दें तो यह गलत है। हर व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए। उनका कहना था कि व्यक्तियों को एक जैसे अवसर दो, एक जैसी सुविधाएं दो और उसके बाद निर्णय लो कि कौन अधिक योग्य है और कौन कम योग्य है। अगला प्रश्न आता है, सही में अंबेडकर जी ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के मत में जातिवाद सर्वथा गलत था। उनका मानना था कि समाज में यदि जातिवाद होगा तो ऊंच नीच भेदभाव की भावना आएगी और कोई भी व्यक्ति जिसे निम्न जाति का माना जाता है वह स्वतंत्र रूप से अपना विकास नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने सदैव जातिवाद के उन्मूलन की बात कही है। उन्मूलन अर्थात उसको दूर करने की। उन्होंने चाहा है कि समाज में जातिवाद जैसी चीज़ ना रहे, जातिवाद समाप्त हो जाए और इसके लिए उन्होंने भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि एक गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके पास पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छे साधन नहीं है। वहीं दूसरी ओर शहर में पढ़ने वाले महंगे स्कूल के एक बच्चे को सारी सुविधाएं प्राप्त है, उसे सारे साधन प्राप्त हैं। तो उन सारी चीज़ों के बाद यदि
उन दोनों बच्चों में हम तुलना करते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के रहते यदि हम तुलना करते हैं तो ये गलत है। पहले उनको समान अवसर दिए जाएं, जातिवाद से ऊपर उठा जाए, जातिवाद से ऊपर उठकर उन दोनों बच्चों को एक जैसे अवसर दिए जाएं, एक जैसी सुविधाएं दी जाएं और तब आने वाले परिणाम के आधार पर यह निर्धारित किया जाए कि कौन बच्चा श्रेष्ठ है और कौन नहीं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में जातिवाद का उन्मूलन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा समाज ऊपर नहीं उठ सकेगा। अगला प्रश्न आता है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में एक भ्रातृता रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है या नहीं? आप एक भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? लेखक कहते हैं कि उन्होंने यह कहा है कि एक आदर्श समाज के लिए जो 3 आधार माने हैं वे हैं समता, स्वतंत्रता और भ्रातृता। उनमें से एक शब्द है भ्रातृता अर्थात भाईचारा। अब भाईचारा शब्द कहकर यदि उन्होंने संबोधित किया है तो उसमें स्त्रियों को सम्मिलित किया है या नहीं? अब लेखक कहते हैं कि यदि हम समाज की बात कर रहे हैं तो स्त्री और पुरुष के सम्मिलित होने या ना होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम ध्यान से देखें, गौर से समझें तो हमें पता चलेगा कि समाज जो होता है वह स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, युवा सभी से मिलकर बनता है और जब समाज की बात की जा रही है तो उसमें अलग से स्त्रियों को चिन्हित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम समाज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इसमें स्त्रियाँ शामिल हैं या नहीं। यह तो स्वाभाविक रूप से समझने की बात है कि यदि समाज कहा गया है तो स्त्रियाँ उसमें शामिल हैं ही। यदि हम देखें तो हमें इस बात का पता चलता है। भ्रातृता शब्द से कहाँ तक हम सहमत हैं? जब यह बात आगे आती है तो हम कहते हैं भ्रातृता शब्द से हम पूर्णतया सहमत हैं। क्यों? क्योंकि भाईचारा जैसी चीज जब तक समाज के लोगों के बीच नहीं होगी तब तक समाज उन्नति नहीं कर पाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा और देश का विकास नहीं होगा। यदि हम देखें कि भ्रातृता शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग ना करके हम कोई अन्य शब्द का प्रयोग करें तो हम साधारण भाषा में बोलचाल की भाषा के शब्द भाईचारे का प्रयोग कर सकते हैं। भाईचारा और भ्रातृता दोनों एक ही है। भ्रातृता का अर्थ ही भाईचारा है। तो यदि हम भ्रातृता शब्द का प्रयोग ना करें तो हम भाईचारे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ पर भी बात का अर्थ यही निकल कर आएगा जो भ्रातृता कहने से निकलता है। इसलिए यदि हम अपने समाज को आदर्श समाज की संज्ञा देना चाहते हैं, यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की कल्पनाओं के आदर्श समाज की भांति बन सके, उसका जैसा रूप ले सके, तो हमें अपने समाज में समता, स्वतंत्रता और भाईचारे या भ्रातृता को महत्व देना होगा, उन्हें एक विशेष स्थान देना होगा और हर व्यक्ति को समानता के अवसर प्रदान करके कुछ भी कार्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता देकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। तभी हमारे देश के युवा या हमारा देश आगे बढ़ सकेगा, उन्नति कर सकेगा। तो यहीं पर हमारा पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका दूसरा भाग मेरी कल्पना का आदर्श समाज के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।